हेलो एवरीवन, आज हो गया आपका 12 जनवरी और 12 जनवरी के हिंदू में जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। पहला हमारा जो करंट अफेयर्स है, पीएम अर्ज इन्वेस्टर टू सीज इंडिया अपॉर्चुनिटी, यानी कहने का मतलब पीएम मोदी ने इन्वेस्टरों से अर्ज किया है कि जो इंडिया का अपॉर्चुनिटी है उसको क्या करें, ग्रैब करें, उसे पकड़ें। अब इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग देखेंगे। यानी प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भारत के अवसरों को लाभ उठाने का आग्रह किया। ठीक है, यही आपका न्यूज है। तो ये सब कहाँ पे बोले हैं? तो राजकोट गुजरात में बोले हैं। और एक बोले थे अभिनय डेस्पोडा जो हो रहा है ना, वहाँ पे। और इसका के स्टेटमेंट का जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है उसको देखेंगे कि इंडिया के पोजीशन क्या है। ये भारत दुनिया का सबसे तेज बढ़ने से बनने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के राह पर अग्रसर है। और मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत मोबाइल फोन में सेकेंड स्थान पर आता है पूरे दुनिया में, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, वैक्सीन का और ऑटोमोबाइल का। ठीक है, और डिजिटल डाटा पावर देखें तो विश्व में डेटा उपभोग करने वाला सबसे बड़ा देश भारत ही है। सो सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो कि दिखाता है कि भारत का डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे ग्रोथ कर रहा है। अब कल्चर हिस्टोरिकल रेफरेंस देखे दे तो भारत में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भी मनाया जाता है। मार्च जो हो रहा है 100 ईयर्स ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक और 1026 AD, यानी तब से क्या है मनाया जा रहा है। सिंबल ऑफ इंडियन रेजिलेंस, कल्चर्स, प्राइड, सिविलाइजेशन, कंटिन्यूटी, जो कि ये दिखाता है कि भारत का जो कल्चर है उसको प्राइड है, सिविलाइजेशन, अपना कंटिन्यूटी चलते रहता है। अब इसको हम लोग जीएस पेपर 1 से कल्चर हिस्ट्री से जोड़कर देख सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए है इकोनॉमिक रैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप, डिजिटल इंडिया इफेक्ट, ये सब आप प्रीलिम्स में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, उसमें आप इसको कोड कर सकते हैं। मेंस में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चर हेरिटेज टुगेदर शेप इंडिया ग्लोबल इमेज, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। स्टेट पीसीएस में भी पूछ चुका है। डिस्कस द इंडिया इमर्ज ऑफ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमिड हिंदी इम्पोजिशन कर्नाटका वर्सेस केरला ओवर मैंडेटरी मलयालम पिक्स, यानी कहने का मतलब हिंदी ओपोजिशन के बीच में कर्नाटक और केरला में मलयालम को लेकर क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। उसको हम लोग देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखिए, कर्नाटक वर्सेस लैंग्वेज पॉलिसी इशू, यानी 2025 से चल ही रहा है, इसी को ब्रीफ में जानेंगे। देखिए, कर्नाटक जो है ना, एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कबाडा यानी अपोज कर रहा है केरला में मैंडेटरी मलयालम लैंग्वेज बिल को 2025 का। कबाडा डिमांड कर रहा है कि कन्नड़ स्पीकिंग माइनॉरिटी एरिया इज जैसे कासारोड रीजन, यानी कि कबाडा जो है इसका विरोध कर रहा है कि कन्नड़ स्पीकिंग कर रहे हैं लोग माइनॉरिटी एरिया में, जो कि उनको मलयालम में परेशानी हो सकती है। इशू को उठाया जा रहा है नेशनल डिबेट ऑन लैंग्वेज इम्पोजिशन एंड फेडरलिज्म को, जो कि ये इशू दिखाता है कि लैंग्वेज के ऊपर इम्पोजिशन एंड फेडरलिज्म को क्या करता है, दोनों में टकराव उत्पन्न हो सकता है। तो आप देख सकते हैं हिंदी में भी है। अब देखिए, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल इससे देखेंगे तो केरला के जो लॉ मिनिस्टर हैं पी राजीव, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कांग्रेस के लीडरशिप साइलेंस पर कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। राइज क्वेश्चन ऑन, क्वेश्चन को उठाया जा रहा है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट, और जो माइनॉरिटी है उनके राइट को छीना जा रहा है और उनके अधिकार को कंप्रेस्ड किया जा रहा है। सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशन को भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे सेंटर का, स्टेट का एंड इंटर स्टेट रिलेशन क्या है। और कॉर्पोरेटिव वर्सेस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का भी कंसेप्ट यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। वही केरल के कानून मंत्री नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाया जा रहा है। मुद्दा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार के बीच है, राज्यों के बीच संबंध को। ठीक है, अब देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको। अब हमारा आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये भी लागू होता है। इसका भी वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 333 से
351 जो लैंग्वेज प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। 8 शेड्यूल रिकॉग्नाइज लैंग्वेज कन्नड़ एंड मलयालम इंक्लूड, और जो कन्नड़ है मलयालम इसको 8 शेड्यूल में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स ध्यान में रखना लो। और एग्जाम टिप में देख सकते हैं ये लैंग्वेज पॉलिसी क्वेश्चन ऑफन लिंक्ड विद फंडामेंटल राइट रिलीजन। अब एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट और इंटर स्टेट के बीच लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस को भी शो करता है। अब 2018 में भी इससे क्वेश्चन बन चुका है, 2021 में भी मेंस में क्वेश्चन बना है। तो आप देख सकते हैं हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, 2015 के जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन बना है। इससे में इस टाइप का पंच है रोल ऑफ लैंग्वेज इन नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जो वो एडिटोरियल है कि फास्टर इनटू नॉट फेरियर इन पोक्सो केस क्लियरेंस नंबर, यानी कहने का मतलब जो पोक्सो केस है ना बहुत क्लियर नहीं है हो पा रहे हैं, लेकिन फास्टर तो हो रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसको लिखे हैं एक साइकोलॉजिस्ट हैं राहुल वर्मा, उन्होंने। ठीक है, अब देखेंगे मूल समस्या क्या है। देखिए, तेजी से निपटारे का मतलब ये नहीं कि न्याय सही हुआ, कहने का मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ जस्टिस नॉट इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी कि जल्दी जल्दी फैसला दे देना ये नहीं हो सकता है कि फैसला सही हो गया है। अब देखेंगे कि 2025 में पोक्सो डिस्पोजल रेट 109% था और केस रजिस्टर किए गए थे 80,320, इसमें केस को डिस्पोज किया गया 87,754। ठीक है, कन्विक्शन रेट डिक्लाइन हुआ है 2019 से 35%, 2023 में 29%, 2024 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 19% क्या किया, इसको निपटारा किया है। कंक्लूजन देखेंगे तो फास्टर ट्रायल एंड प्रोड्यूसिंग वीकर कन्वेक्शन किया जा रहा है। और वाई फास्टर इज नॉट फेयर, जल्दी न्याय क्यों अन्यायपूर्ण हो सकता है, इसको एडिटोरियम बताया गया है कि स्ट्रक्चरल इशू जो है इनडिक्विट इन्वेस्टिगेशन टाइम, पुअर क्वालिटी ऑफ एविडेंस, ओवर बर्डन फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट पर बर्डन बहुत ज्यादा होता है, लैक ऑफ विक्टिम काउंसलिंग एंड लीगल एड। ये सभी समस्याओं से क्या हो सकता है कि अगर हम लोग फास्ट तरीका से न्याय दे रहे हैं तो इलीगल भी हो सकता है। अब साइकोलॉजिकल राहुल वर्मा का व्यू क्या है, जस्टिस बिकम्स प्रोसीजरल नॉट सब्सटेंटिव, विक्टिम थ्रेट कर रहे हैं एज ए केस नंबर नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, और इम्पैक्ट ऑन विक्टिम पीड़ितों पर क्या है, प्रभाव को क्या पड़ रहा है कि लो कन्वेक्शन यानी लॉस ऑफ फेथ और इनजस्टिस सिस्टम, रीट्रॉमाइजेशन ड्यू टू हॉरियड ट्रेल्स। ठीक है, और चाइल्ड फ्रेंडली प्रोड्यूसर इग्नोर कर रहे हैं इसको। और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंगल से देखेंगे तो आर्टिकल हमारा जो है राइट टू लाइफ इंक्लूड फेयर ट्रायल को दिखाता है, और पोक्सो एक्ट को 2012 में एम्फसाइज किया गया था चाइल्ड सेंट्रिक जस्टिस के लिए, नॉट स्पीड अलोन। ठीक है, अब ये हमारा जीएस पेपर 4 रेड पॉइंट कर सकते हैं, जस्टिस प्यूरिट विलियम ग्लेडस्टोन के द्वारा। ठीक है, बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड एम्पैथी। अब इसमें समाधान बताया गया कि हमको क्वालिटी बेस्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नॉट डिस्पोजल नंबर करना चाहिए, स्ट्रेंथ इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, विक्टिम सपोर्ट यूनिट करना बनाकर ट्रेन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट करना चाहिए, मॉनिटरिंग कन्विक्शन क्वालिटी नॉट जस्ट पेंडेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा है कन्वर्जेशन पैरासाइट इन द ग्लोबल साउथ अंडरमाइन राइट, यानी कहने का मतलब जो हमारा कंजर्वेशन पैरासाइट है वो जो साउथ का मतलब है उसको जो अधिकार है लोगों का उसको अंडरमाइन कर रहे हैं लोग, रिसर्चर का कहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मूल विचार क्या है कि मॉडर्न कन्वर्जेशन ऑफन प्रायोरिटाइज वाइल्ड लाइफ ओवर ह्यूमन राइट, यानी कहने का मतलब वाइल्ड लाइफ के जो प्रायोरिटीज है उसको हाई रख रहे हैं लेकिन ह्यूमन का जो राइट है उसको डाउन कर रहे हैं। इंडिजिनियस एंड लोकल कम्युनिटी जिसे डिस्प्लेस्ड एंड मार्जिनलाइज, यानी जो भी हम लोग कर रहे हैं तो जो लोकल लोग हो रहे हैं
जो भारतीय हो रहे हैं उनको क्या किया जाए, हटाया जा रहा है। यानी कंजर्वेशन पॉलिसीज स्टिल कैरी ए कॉलोनियल एजेंसी, और ये एक प्रकार का कॉलोनियल एजेंसी को दिखा रहा है। अब हिंदी में भी देख सकते हैं कि आधुनिक संरक्षण नीतियां अक्सर मानव कल्याण की तुलना में वन्य जीवों को प्राथमिकता देता है, यानी कि वन्य जीव मानव से ज्यादा उपयोगी हैं। आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों को हाशिए पर धकेला जा रहा है, यानी कि उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जा रहा है, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कॉलोनियल एजेंसी को दिखाता है, ठीक है। पैरासाइट विल लाइफ क्रिएट बाय रिमूविंग नेटिव इनहैबिटेट, नेशनल पार्क फ्रॉम विदाउट कंसेंट ऑफ लोकल, यानी कहीं भी हम लोग नेशनल पार्क बना दे रहे हैं बिना लोकल के कुछ सहमति का, माने लोकल का ध्यान में रखते हुए पैरासाइट वाइल्डनेस क्रिएट कर दे रहे हैं, जिससे रिमूविंग नेटिव इनहैबिटेट हो रहे हैं, ठीक है। यानी निर्मल अछूते जंगल की अवधारणा स्थानीय लोगों को हटाकर बनाई गई है। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण सहमति के बिना हो रहा है। किस स्टडी में देखा गया है कि टाइगर अवनी इंडिया में, कि टाइगर अवनी लिंक टू डेथ ऑफ 13 विलेजर, 13 गांव को जो बाघिनों ने है उसको क्या किया, मार दिया है। लार्ज सेक्शन ऑफ एनिमल राइट एक्टिविस्ट अपोज किलिंग द टाइगर, और जो लार्ज सेक्शन है एनिमल राइट को इस किलिंग को अपोज कर रहे हैं। ह्यूमन लाइफ वी आर सीन ए सेकेंडरी, जैसे कि मनुष्यों का जीवन सेकेंडरी है, समझ आ रहे ना। बाघिन अवनी से जुड़े मामले में 13 ग्राम मृत्यु हो गई है। कई पशु प्रेमियों ने बाघ को बचाने को प्राथमिकता दी है। मानव जीवन गौर माना गया है, यानी मानव जीवन क्या है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एथिकल डायलेमा बिटवीन कन्वर्जेशन एंड ह्यूमन सेफ्टी में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब आगे ये भी आप नैतिक और प्रशासनिक मुद्दे में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी है आपका। और वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन किया जा रहा है, बहिष्कार आधारित संरक्षण किया जा रहा है, पर्यावरण नैतिक बनाम मानव अधिकार दोनों समस्या उत्पन्न होता है। अब आगे की मार्ग क्या है, देखिए, कम्युनिटी बेस्ड कन्वर्जेशन करना चाहिए, इंडिजिनियस नॉलेज इंक्लूड होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड, दोनों को बैलेंस करके लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारा जीएस पेपर 2 में इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा है आपका, वन संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। बीपीएससी मेंस 2022 का है। अब आगे हम देखेंगे सेंट्रल बोर्ड फ्लैग मेजर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन एपी, यानी सेंट्रल बोर्ड ने फ्लैग किया है, यानी इशारा किया है कि मेजर ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन इन हो रहा है आंध्र प्रदेश में। अब इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे, यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड सीजीए रिपोर्ट दिया है 2025 में, और इसमें मुख्य बिंदु को फाइंड किया गया है कि जल की गुणवत्ता बहुत क्या है, खराब है। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और फ्लोराइड कंटेमिनेशन हो जाए, जिसमें कि फ्लोराइड का मात्रा ज्यादा पाया जा रहा है। एक्सेस फ्लोराइड यानी अधिक फ्लोराइड का मात्रा है। डेंटल एस्केलेशन फ्लोराइड हो रहा है, और कॉमन इन हार्ड रॉक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये हार्ड रॉक रीजन में ना आंध्र प्रदेश में एक सामान्य हो गया है। यूरेनियम प्रेजेंस हो रहा है, यानी कि उसमें यूरेनियम का भी मात्रा पाया जा रहा है, जिसका लेवल कितना से है, 30 ppb से कम है। WHO ने सिर्फ लिमिट बताया है 30 bpp, लेकिन इससे भी क्या है, ज्यादा है। अब इससे ज्यादा अगर कोई लेता है तो उसका शरीर में यूरेनियम का इफेक्ट देखने को मिलेगा गलत तरीका से। इससे क्या हो सकता है कि किडनी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक हॉट स्पॉट हो रहा है, यानी आर्सेनिक भी पाया जा रहा है, जिसे 5 गो विलेजल में यानी 5 गो गाँव के लोगों में देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। आर्सेनिक मैंने WHO ने 10 bps से कम बताया है, लेकिन इसमें 10 bps से ज्यादा है, जो कि ये भी है। ये स्किन लेशन एंड कैंसर रिस्क बन सकता है। पोल्यूटेड एंड सेफ लिमिट क्विक फैक्ट है कि कंटीमेंट सेफ लिमिट है WHO का। फ्लोराइड होना चाहिए 1.5 mg/L, आर्सेनिक होना चाहिए 10 bpm तक, यूरेनियम होना चाहिए 30 bpm तक। वाई आंध्र प्रदेश क्यों संवेदनशील है, क्योंकि हार्ड रॉक स्ट्राइन है, ओवर एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर है, लो रिचार्ज रेट है, और क्लाइमेट स्ट्रेस एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेंस है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ये रिस्क दिक्कत हो सकता है। अब देखिए जो CGB है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है,
वो किसके अंतर्गत आता है? तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने का एकदम पूरे पूरा संभावना इसलिए है कि मंत्रालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और माइनॉरिटी एंड असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, तो ये ग्राउंड वाटर को मॉनिटरिंग करता है और रिपोर्ट को देता है। और नीति पर प्रभाव भी पड़ सकता है, ठीक है। नीड फॉर ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, फ्लोराइड एंड आर्सेनिक मिटिगेशन प्रोग्राम होना चाहिए, जल जीवन मिशन रेलिवेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इससे प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन भी बन चुका है, ठीक है, 2013 में। और यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन बना है आपका, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2019 में भी क्वेश्चन बना है। और ये हमारा रहा नेक्स्ट भैरव बटालियन के बारे में। भैरव बटालियन का जो डिबेट हो रहा है आर्मी में, परेड जयपुर में, और ये 15 जनवरी को होगा। इस पर देखेंगे कि भैरव बटालियन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के देखेंगे तो आर्मी डे परेड यानी होगा आर्मी परेड डे 15 जनवरी को। सौरभ तिवारी ने इस पर रिपोर्ट किया है, क्यों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए यह न्यू मिलिट्री रिफॉर्म है, ठीक है, जो मॉडर्न वारफेयर एंड टेक्नोलॉजी से लेस हैं, जिसमें डिफेंस सिक्योरिटी सब जुड़े हुए हैं। व्हाट आर भैरव बटालियन, भैरव बटालियन है क्या? देखिए न्यू राइज इलीट कॉम्बैक्ट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी का है, यानी कि यह नया इंडियन आर्मी का एक यूनिट है जिसको आधुनिक हाई स्पीड एंड ऑफेंसिव वारफेयर के हिसाब से तैयार किया गया है। और ये स्पेशल फोर्स स्टाइल को ऑपरेशन की तरह करती है लोग, यानी भारत सेना की एक नई अत्याधुनिक युद्ध इकाई है जो तेज आक्रामक और तकनीक आधारित युद्ध के लिए विशेष बलों स्पेशल फोर्स जैसी भूमिका निभाती हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है ये ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड ऑफेंसिव यूनिट है इनका, ठीक है, प्रेसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, ड्रोन एंड एआई सपोर्ट वारफेयर कर सकते हैं ये। और जो हमारा स्पेशल फोर्स टाइप टास्क को ये लोग आसानी से हैंडल कर सकते हैं। फ्यूचर वारफेयर कैसे होगा? टेक्नोलॉजी से, स्पीड से, एक्यूरेसी से, यानी फ्यूचर के वारफेयर को ध्यान में रखते हुए इनको तैयार किया गया है। ड्रोन वारफेयर इन सीएससी, यानी इंडियन आर्मी क्रिएटिंग ए पूल ऑफ 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स, यानी 1 लाख ड्रोन ऑपरेटरों को क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। फोकस ऑन सर्विलांस अटैक लॉजिस्टिक, ठीक है, यानी भारतीय सेना द्वारा 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों का निर्माण किया जा रहा है जिनका निगरानी, हमला एवं आपूर्ति में उपयोग किया जाएगा, जो कि इंडिया का शिफ्ट टुवर्ड फ्यूचर वारफेयर डॉक्ट्रिन को भी दिखाता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? रणनीतिक महत्व होगा कि इनहेंस बॉर्डर सिक्योरिटी होगा, बूस्ट ऑफ ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटी होगा, सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे कैफ में बन चुका है, आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। सीडीएस में भी बन चुका है और स्टेट पीसीएस में बन चुका है इससे। और यहाँ पे रिवीजन के लिए देख सकते हैं भैरव का, यानी B फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, H फॉर हाई स्पीड वारफेयर, A फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, I फॉर इंडिजीनियस रिफॉर्म, R फॉर रैपिड स्ट्राइक, A फॉर AI एंड ड्रोन, V फॉर विक्ट्री रेड लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शूट द एज ऑफ कंसेंट ऑफ लॉयर, यानी कहने का मतलब इसमें पोक्सो एक्ट को दिखाया गया है जो लोग आपसी सहमति से रिलेशनशिप बनाते हैं और उनको क्या किया जाता है, जान से फंसाने के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है, तो उन पर भी पोक्सो एक्ट लग जाता है। तो क्या इसमें एज को कम करना चाहिए? तो अब इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, क्या सहमति की आयु कम की जानी चाहिए? इसको लिखे हैं कार्तिकेय सिंह ने। देखिए, मुख्य मुद्दा इसमें है कि इंडिया में एज ऑफ कंसेंट 18 वर्ष है। अगर इससे कम होता है तो पोक्सो एक्ट एक्टिव हो जाता है, यानी सहमति से बने किशोर रोमांटिक रिश्ते भी अपराध माने जाते हैं इसके तहत। इस कानूनी का दुरुपयोग और न्यायिक बोझ बढ़ता है, ठीक है। और अब देखेंगे कि लीगल बैकग्राउंड क्या है, कि पोक्सो एक्ट को 2012 में लाया गया था। जो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ अगर कोई दिक्कत तो गलती संबंध कोई बनाता है तो उस पर लागू होता है। अगर सहमति भी है तो यह अमान्य है। कठोर दंड प्रावधान किया गया है इसके तहत, ठीक है। एनसीआरबी स्टेट डाटा ये दिया है कि वेस्ट बंगाल में 24.3% पोक्सो केस देखे गए, ठीक है, जिसमें विक्टिम ने आरोपी के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया गया। कारण है कि कॉन्सेशनल रोमांटिक रिलेशनशिप ये लोग बना रहे थे।
आर्गुमेंट फॉर लोअरिंग एज ऑफ कंस्टेंट, यानी आयु कम के पक्ष में देखेंगे तो किशोरों में सहमति से रिश्ते आम है। और पेरेंट्स द्वारा रिलेशनशिप पनिशमेंट टूल की तरह, यानी पेरेंट्स के द्वारा रिलेशनशिप को पनिशमेंट टूल के द्वारा यूज किया जाता है। सीरियस एब्यूज केसेस से ध्यान भटकाता है। और कई देशों में रोमियो जूलियट क्लॉज देखने को भी मिलता है। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट लोअरिंग एज ऑफ कंसेंट, यानी विरोध में क्या है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटी होना चाहिए फर्स्ट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को भी ध्यान में देना चाहिए। और रिस्क ऑफ ग्रूमिंग एक्सप्लोजन, और जो ग्रूमिंग है इसको एक्सप्लोजन का रिस्क हो सकता है। इंडिया साइको कल्चर कंटेस्ट हो सकता है, इसको लोग बदलते हैं। अब रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है, तो इसमें डेफिनेशन दिया गया है कि क्लोज इन एज ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप द्वारा से छूट, जैसे कि रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है, इसको मतलब कि जो आपसी संबंध बताते हैं उन पर ये लागू नहीं होता, इसके तहत उनको प्रावधान किया गया है। जैसे यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में एक क्लॉज लागू है। जैसे एज गैप 2 से 3 साल होना चाहिए, बोथ माइनर्स नियर माइनर्स होना चाहिए। इंडिया में सुझाव है कि पोक्सो में क्वालिफाई एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, यानी इसमें कंफर्म होना चाहिए कि वो पोक्सो को क्या है, बाहर है। ठीक है, अब इसको देखेंगे आर्टिकल 21 के तहत हमारा राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी का भी इसमें लग जाता है। चाइल्ड राइट वर्सेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, दोनों में क्या होता है, टकराव उत्पन्न होता है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड प्रिंसिपल इसको देखा जाता है। वे फॉरवर्ड समाधान क्या है कि पोक्सो में अमेंडमेंट करना चाहिए विथ रोमियो जूलियट क्लॉज के हिसाब से, जुडिशियल डिस्ट्रैक्शन करना चाहिए, एज गैप बेस्ड एग्जामिनेशन करना चाहिए, कॉन्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को दिखाना चाहिए, फोकस ऑन रियल एब्यूज केसेस को भी देखना चाहिए। अभी हमारा मेंस का यूज कर सकते हैं इसको। प्रीवियस ईयर इससे क्वेश्चन बना है 2020 में, 2021 में जीएस पेपर 2 से भी हमारा बना है। और स्टेट पीसीएस में क्या बना है, पोक्सो एक्ट नीड फॉर रिफॉर्म, इस पर हमारा इससे बना है। अब हम देखेंगे हु इंग्लिश इज इट, यानी इंग्लिश के बारे में एक एडिटोरियल पेश हुआ है जिसके बारे में दिखाया गया है कि इंग्लिश भी मातृभाषा पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। अब देखिए नेटिव एलमैन और नेटिव स्पीकर्स क्या होता है, इसमें कोर है कि नेटिव स्पीकरीज में, यानी इंग्लिश नेटिव स्पीकर की इज बिलीव द ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश देयर नेटिव स्पीकर आर सुपीरियर इज टीचिंग एंड यूजेज, यानी नेटिव स्पीकर में वह विचारधारा है जिसमें ब्रिटिश या अमेरिका इंग्लिश को बोलने वाले को श्रेष्ठ माना जाता है। यानी नेटिव स्पीकर क्या है, एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है कि जो अंग्रेजी बोलता है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। आलन मैके व्यू क्या है कि एक्सेंट एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यानी एसेंट डज नॉट डिटरमाइन टीचिंग क्वालिटी और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी उच्चारण भाषा की दक्षता या शिक्षण गुणवत्ता तय नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो ये नहीं कि वो बहुत तेज है। ठीक है, अब देखेंगे अत्यंत कुशल गौरव मातृभाषा शिक्षक अक्सर अपेक्षित किए जाते हैं, यानी कि अत्यंत शिक्षक जो बहुत तेज हैं, अपने मातृभाषा में पढ़ाई किए हैं, अक्सर उनको उपेक्षित किए जाते हैं। और वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी के उपयोग से मातृभाषा का वर्चस्व कम हो रहा है, यानी हम लोग को वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे मातृभाषा हमारा हिंदी का उपयोगिता कम हो रहा है। अंग्रेजी सभी उपयोगकर्ता की भाषा है, केवल मातृभाषा की नहीं है। ठीक है, तो ये भी है हमारा नेटिव, मैंने समझ ही गए। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखिए 484 चाइनीज कम्युनिटी वोटर्स आउट ऑफ डायरेक्ट रोल इन कोलकाता स्टडी, यानी कोलकाता स्टडी में पाया गया है कि 484 चाइनीज कम्युनिटी वोटर्स आउट किए गए हैं। अब इसको ध्यान में देखेंगे कि इसमें चाइनीज कम्युनिटी वोटर एक्सक्लूड फ्रॉम ड्राफ्ट इलेक्टोरल लॉज कोलकाता, सोर्स स्टडी बाय सवर्स इंस्टीट्यूट, बाइलेंस शिव संजय सिंह और द हिंदू कोलकाता से मतलब है। अब देखिए यानी 389 वोटर मार्क एज अनरेक्सबल एंड और एब्सेंट थे, और अफेक्ट टू कंटिन्यूएंसी थे कस्बा इंटलेसी चावरांग जो क्षेत्र हैं वहीं से। तो इसमें दिखाया गया है कि साबर संस्था के अध्ययन में कोलकाता के चीनी समुदाय के 484 मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची से बाहर पाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वोट देते थे।
अब देखिए यहाँ 54 ये सब मुद्दा उठाया गया है। अब देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी और इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 326 है, यूनिवर्सल एडल्ट प्रेजनेज है, गवर्नेंस माइनॉरिटी है, इशू है, करंट अफेयर्स है, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये सब जोड़कर आते हैं। इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुका है 2018 में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस इन इंडिया बेस्ड ऑन विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 326। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि आप सामने पूरा क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा नहीं कि हम लोग फालतू में कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।